हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कफ, खांसी। आजकल खांसी सर्दी ज़ुकाम का सीज़न भी है। ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। ऑलमोस्ट हर किसी को, हर एक इंसान को खांसी तो आती ही है। हर सीज़न चेंज होता है, खांसी, सर्दी ज़ुकाम, खांसी, फीवर सब आता ही है। तो आज हम पढ़ेंगे कफ। इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स फॉर एक्सपल्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिक्रीशन और फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम एयर पासेज। इसका मतलब है कि एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, सुरक्षात्मक क्रिया, यानी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है जो हमारे बॉडी के अंदर है, पाई जाती है कि किसी भी चीज़ का जो एयरवेज को ब्लॉक करता है या ब्लॉक करने की कोशिश करता है, उसको एक्सपेल आउट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए खांसी आती है। जैसे कि कोई रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस हो, म्यूकस है, बलगम है, या फिर फॉरेन पार्टिकल है, कोई चीज़ अटक जाती है तो भी खांसी आती है। गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स वगैरह, अगर कुछ खट्टा तीखा वगैरह खाते हैं, अगर वो कभी कदार वो भी मुंह में आ जाता है, GRD जिसको बोलते हैं, तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो भी रिफ्लेक्स मैकेनिज़्म के तौर पर खांसी काम करती है, प्रोटेक्ट करती है, ताकि कोई भी फॉरेन पार्टिकल या फिर कोई भी रेस्पिरेटरी सिक्रीशन वो हमारे एयरवेज को ब्लॉक ना कर पाए और अंदर लंग्स तक ना पहुंच पाए। कफ दो टाइप की होती है। यूज़फुल कफ है, प्रोडक्टिव कफ, जिसमें बलगम बनता है। इसमें हम एक्सपेक्टोरेंट देते हैं। एक्सपेक्टोरेंट होती हैं, एक्सपेक्टोरेंट यानी कि वो दवाइयाँ जो बलगम को पतला करके उसको बाहर निकालती हैं, खांसी के थ्रू उसको बाहर निकालने की मैकेनिज़्म पे बेस्ड होती हैं, उनको एक्सपेक्टोरेंट बोलते हैं। यूज़लेस कफ है, नॉन प्रोडक्टिव कफ या फिर ड्राई कफ। ये जो है, जो सूखी खांसी बोलते हैं जिसको, ये वही है ड्राई कफ या फिर नॉन प्रोडक्टिव। इसमें बलगम नहीं बनता है और इसमें हम देते हैं कफ सेंटर डिप्रेसेंट, एंटीटसिव्स बोलते हैं। टसिव का मतलब है खांसी, और कफ सेंटर डिप्रेसेंट मतलब जो कफ सेंटर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, उसको हम डिप्रेस्ड करने के लिए एंटीटसिव मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जो खांसी को वहीं सेंटर से, CNS के सेंटर से जा कर के बंद करती हैं। ड्राई कफ में हम एंटीटसिव्स देते हैं या फिर कफ सेंटर डिप्रेसेंट देते हैं। कफ सेंटर डिप्रेसेंट ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो मेड्यूला ऑब्लिंगेटा जो पार्ट है उसमें पाया जाता है, जो इसी में लाई करता है कफ सेंटर, उसी को जाकर डायरेक्टली ये वहीं से ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से खांसी आना बंद हो जाती है। कॉमन कॉजेज़ ऑफ कफ में है स्मोकिंग। अगर कोई पेशेंट आ रहा है और बता रहा है कि उसको खांसी आ रही है, और अगर आप उससे हिस्ट्री लेंगे तो पता चलेगा कि वो स्मोक भी करता है, तो उसको आपको बोलना पड़ेगा कि स्मोकिंग, आपको जब तक खांसी की मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब की जा रही हैं तब तक आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, क्योंकि स्मोकिंग से खांसी बढ़ सकती है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस ये भी हो सकते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से भी आ सकती है खांसी, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से में भी खांसी आ सकती है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वो इन्फेक्शंस आते हैं जो नोज़ में, नाक में हो, या थ्रोट में, गले में, या फिर एयरवेज के जो इन्फेक्शंस होते हैं वो इसमें आते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, जैसे कि कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, साइनोसाइटिस है, या फिर फेरेंजाइटिस है, लेरेंजाइटिस है। ये सब जो आते हैं ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस वो वाले इन्फेक्शंस होते हैं जो विंड पाइप में, ट्रैकिया में, लंग्स में, ब्रोंकस में, ब्रोंक्यूल्स में या एल्वियोली में पाए जाते हैं इन्फेक्शन होते हैं। मोस्टली कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस की वजह से होते हैं, वायरस या बैक्टीरिया का इन्वेजन होता है जिसकी वजह से होते हैं। इसमें खांसी भी आ सकती है, फीवर, चेस्ट पेन हो सकता है, टाइटनेस हो सकती है, और या फिर उसको इरेगुलर या रैपिड ब्रीदिंग भी हो सकती है पेशेंट को। इसके साथ साथ उसको
सांस लेने में वीजिंग, हम ऑस्कल्टेट करेंगे तो उसको वीजिंग भी सुनाई पड़ सकती है। ये सब होता है इसको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में। इसमें जैसे कि ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया, ब्रोंकियोलाइटिस, ब्रोंकेक्टिसिस, ये सब इन्फेक्शंस जो होते हैं वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस होते हैं। इसमें हम सिंपल ये एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब करते हैं। ये लीवोफ्लॉक्सासिन 500 मिलीग्राम mg की होती है, जो 5 से 7 दिन तक की देंगे। और अगर प्रोडक्टिव कफ आ रही है, साथ में उसको बलगम भी बन रहा है, तो हम एक्सपेक्टोरेंट सिरप भी दे सकते हैं। और अगर ड्राई कफ है तो एंटीटसिव्स देंगे। कफ सेंटर को डिप्रेसेंट करने वाली दवाइयाँ, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन वगैरह। और ट्यूबरक्लोसिस अगर कॉज में है, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से किसी पेशेंट को खांसी आ रही है, अगर खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा से आ रही है और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा बलगम इकट्ठा हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव कफ है, म्यूकस ज़्यादा बन रहा है, तो उसको टीबी हो सकती है। उसके टेस्ट करा के हम एटीटी, उसको एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट देंगे। अस्थमा का पेशेंट होगा जिसमें एपिसोड्स के फॉर्म में होती है खांसी या फिर किसी भी चीज़ का एपिसोड। 5th कॉज ऑफ कफ इज़ GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़। इसकी वजह से भी कफ या खांसी आ सकती है, क्योंकि जितना भी गैस्ट्रिक कंटेंट रहता है वो उसका रिफ्लक्स होता है, और एसिड जो बनती है स्टमक में वो इसोफेगस में आती है, जिसकी वजह से पेशेंट को खांसी आती है। ज़्यादातर कभी सोते हुए अचानक से ऐसा होता है कि सोने के लिए पेशेंट लेटा है और डीप स्लीप में गया, और उसके मुंह में, अगर उसने हैवी डिनर किया है तो उसके मुंह में जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट रहता है, एसिड वगैरह, वो उसके मुंह में आता है और वो अचानक खांसते हुए उठ जाता है। इसमें किसी भी कफ सिरप की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें कफ सिरप देने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना होता है, थोड़ा सा लाइट डिनर लेना होता है, खाने के बाद वॉक करना होता है। वॉक आप बता सकते हैं उसको कि खाने के बाद वॉक करना है, खाना टाइम से खा लेना है, सोने से 3-4 घंटे पहले। और साथ साथ हम PPI दे सकते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, पेंटोप्राजोल, ताकि उसका एसिड सिक्रीशंस कम हो जाए। और ये हम 1 टैबलेट OD देंगे बिफोर ब्रेकफास्ट, सुबह बिना कुछ खाए पिए। 6th कॉज इज़ ACE इनहिबिटर्स दैट आर कैप्टाप्रिल, एनालाप्रिल। ये सब हाइपरटेंशन की मेडिकेशंस हैं जिसका साइड इफ़ेक्ट ड्राई कफ है। इसकी वजह से भी खांसी आ सकती है। इनको हम दूसरी मेडिसिन से रिप्लेस कर सकते हैं, सार्टन से रिप्लेस कर सकते हैं। एंटीटसिव को प्रोडक्टिव कफ में हम नहीं देते। ये एक नोट है, ये दिस इज़ द पॉइंट टू रिमेंबर। ये हमें याद रखना है पॉइंट कि हम एंटीटसिव्स को प्रोडक्टिव कफ में नहीं देंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली कफ सेंटर को डिप्रेस करके कफ को रोकती हैं, जिसकी वजह से स्पूटम या फिर बलगम का जो रिमूवल है हम उसको बाहर नहीं निकाल पाते, और वो अंदर ही जमा होता रहता है, एंड इट कैन कॉज कंजेशन। इस वजह से हम एंटीटसिव्स को प्रोडक्टिव कफ में प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे। ऑर्डिनरी ड्राई कफ है और साथ साथ में गले में दर्द हो रहा है, फेरेंजाइटिस, लैरेंजाइटिस या ब्रोंकाइटिस की वजह से, ये सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम है जो कि हम अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में, जनरल प्रैक्टिस में देखते हैं कि पेशेंट आके बताते हैं कि खांसी आ रही है, साथ में गले में दर्द भी हो रहा है, कभी कभी आवाज़ भी थोड़ा सा चेंज हो जाती है, साथ में कुछ भी निगलने में, पानी निगलने में, खाना निगलने में, स्वेलोइंग में भी प्रॉब्लम होती है। ये सब फेरेंजाइटिस, लैरेंजाइटिस या ब्रोंकाइटिस की वजह से हो सकता है। ये कॉमन सिम्टम है। इसमें हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि उसको स्टीम इन्हेलेशंस करना है 2 से 3 टाइम एक दिन में स्टीम लेनी है। उसमें हम स्टीम लेने के लिए भाप से ले सकते हैं, घर पे बड़े बर्तन में पानी गर्म करके विक्स वगैरह डाल के, या फिर हम उसको नेबुलाइज़र से भी ले सकते हैं, उसमें मेडिसिन्स डाल के, जैसी सीवियरिटी रहेगी उसी टाइप से। वार्म साल्ट वाटर गार्गल्स करेंगे, गरारे करेंगे नमक के पानी के, और हॉट ड्रिंक्स इस्तेमाल करेंगे, हॉट टी लेंगे, गुनगुना पानी इस्तेमाल करने को प्रेस्क्राइब करेंगे, कॉफ़ी, मिल्क या फिर सूप
गरम गरम खाने के लिए पेशेंट को बोलेंगे। ठंडी चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। अगर कफ सीवियर है तो रेस्ट करने को बोलेंगे, और अगर साथ साथ में गले में दर्द है तो बातचीत करने के लिए भी मना करेंगे कि वो थोड़ा रेस्ट करे, बात भी ना करे। अगर पेशेंट स्मोक करता है तो हम बोलेंगे कि वो अपनी स्मोकिंग को क्विट करे, स्टॉप करे, कुछ टाइम के लिए रोक दे। वैसे तो स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, रोकनी चाहिए, बट इफ़ patient is not willing, then we will advise him to stop smoking till the infection goes. लॉजेंजेस हम दे सकते हैं। लॉजेंजेस यानी चूसने वाली जो गोलियां होती हैं, जैसे हॉल्स है, विक्स है, एलेक्स लॉजेंजेस आती हैं। ये लोकल सूदिंग प्रोवाइड करती हैं ताकि पेशेंट को लोकली अगर इरिटेशन हो रहा है थ्रोट में तो उसमें आराम मिलेगी। और पेशेंट को हम बोलेंगे कि खांसते या छींकते टाइम वो अपने फेस को कवर करके रखे, रुमाल से, हैंकरचीफ से, या फिर मास्क लगाए ताकि दूसरे अदर फैमिली मेम्बर्स को स्प्रेड ना हो। ट्रीटमेंट देंगे हम, रेस्पिरेटरी एंटीबायोटिक देंगे। इसमें टैबलेट ओडोक्सिल है, पेसिक्लॉक्स है, टैबलेट एल्सिन है, बीडी देंगे, सब एंटीबायोटिक्स हैं। लीवोफ्लॉक्सासिन, एमॉक्सिसिलिन वगैरह। कफ सप्रेसेंट्स में हम सिरप देंगे। प्रोडक्टिव कफ के लिए ग्रिलिंगटस BM देंगे, 2 टेबल स्पूनफुल TDS या फिर एस्कॉरिल LS दे सकते हैं, ये सब ब्रांड नेम है। ये भी 2 टेबल स्पूनफुल देंगे। TDS देते हैं, मैकबेरी LS, ये सब प्रोडक्टिव कफ के लिए। LS मीन्स प्रोडक्टिव कफ के लिए अच्छी है। इसमें लीवोसैल्बुटामॉल होता है, LS लीवोसैल्बुटामॉल। सिरप एस्कोरिल D देंगे, इसमें डेक्स्ट्रोमेथार्फन है, ये सब ड्राई कफ के लिए होती हैं। कोडिन फॉस्फेट और क्लोरफेनारामीन मैलिएट, ये दोनों पाया जाता है एस्कोरिल D में। डेक्स्ट्रोमेथार्फन है, सिरप कॉरेक्स है, टॉसिक्स है, ये सब ब्रांड नेम्स हैं एंड दीज आर बेस्ट फॉर द ड्राई कफ। अगर साथ साथ में खांसी के साथ साथ में फ़ीवर आ रहा है तो हम उसको साथ साथ में कैलपॉल 500 mg नॉर्मल पैरासीटामॉल है। अगर फ़ीवर 100 तक आ रहा है तो हम कैलपॉल 500 देंगे। अगर उससे ज़्यादा आ रहा है तो कैलपॉल 650 भी आता है, डोलो 650 है, कॉम्बीफ्लेम है, क्रोसिन है, कोई सा भी दे सकते हैं। इफ़ एसोसिएटेड विथ कॉमन कोल्ड है, साथ साथ में उसको कॉमन कोल्ड हो रखा है, फ्लू हो रखा है, तो हम उसमें एंटी हिस्टामिनिक्स को भी, एंटी एलर्जिक्स को भी ऐड कर देंगे। जैसे लीवोसेट्रेजिन है 10 mg HS रात को सोते टाइम 7 डेज़ के लिए प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर मॉन्टीना L। इसमें मॉन्टीलिकास्ट एंड लीवोसेट्रेजिन का कॉम्बिनेशन रहता है, ये भी अच्छा काम करती है। ये भी रात में सोते टाइम दे सकते हैं, 3 दिन या 5 दिन या 7 दिन के लिए। अगर साथ साथ में पेशेंट को हम ऑस्कल्टेट कर रहे हैं स्टेथो लगा के और उसमें हमको ब्रोंकाई सुनाई पड़ रही है तो हम ब्रोंको डायलेटर देना कंपल्शन हो जाता है, मैंडेटरी है कि हम उसको ब्रोंकस, इसका मतलब है ब्रोंको स्पाज्म हो रहा है जिसकी वजह से ब्रोंकाई आ रही है, आवाज़ आ रही है, विजिंग की आवाज़ आ रही है, और उसमें हमें ब्रोंको डायलेटर देना है। टैबलेट एस्थलीन देंगे, 4 mg TDS, इसमें सैल्बुटामॉल होता है। डेरिफाइलिन भी दे सकते हैं, 1.5 mg BD। नेबुलाइज करेंगे हम पेशेंट को, इसमें एस्थलीन रेस्प्यूल सैल्बुटामॉल होता है 2.5 ml और ब्यूडेट से। इसको अल्टरनेट हम यूज़ करेंगे। 1 mg है ब्यूडेसिनाइड का, ब्यूडेट में ब्यूडेसिनाइड होता है। ये दोनों एक टाइम हम अगर एस्थलीन से कराएंगे तो उसके 2-4 घंटे बाद हम ब्यूडेसिनाइड से कराएंगे। और ये दिन में जैसी ही पेशेंट की सीवियरिटी है उस पर डिपेंड करके सुबह शाम भी दे सकते हैं। और अगर उसको ज़्यादा कंजेशन हो रखा है, ज़्यादा ब्रोंकाई आ रही है तो उसको 2 से 4 टाइम के लिए भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। इन्हेलर्स देंगे हम, अगर पेशेंट नेबुलाइज नहीं कर सकता, और वो नेबुलाइज़र तो छोटे बच्चों में ज़्यादातर यूज़ होता है, और अगर पेशेंट बड़ा है तो वो इन्हेलर भी ले सकता है। एस्थलीन ब्यूडी कार्ड का 1 से 2 पफ BD बोलेंगे, या फिर जब जब उसे ज़रूरत लगे। अगर इन्फेक्शन 3 दिन में कंट्रोल नहीं, अगर हमने उसका इन्फेक्शन 3 दिन में कंट्रोल नहीं हुआ तो उसमें एंटीबायोटिक्स को हम ऐड कर देंगे, यॉगमेंटिन, एमॉक्सिसिलिन 500 वगैरह 7 दिन के लिए। उसके साथ साथ एंटीबायोटिक्स के साथ साथ हम स्टेरॉइड भी देंगे उसको, प्रेडनिसोलोन टैबलेट 5 mg TDS 3 डेज़ के लिए।
अगर तब भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है तो हम इन्वेस्टिगेशंस करा के चेक करेंगे, हीमोग्लोबिन WBCs चेक कराएंगे कि इज़ोनोफिलिया एलर्जी तो नहीं हो रखी है, ESR कराएंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे, TB या निमोनिया की कंडीशन तो नहीं बन गई जिसकी वजह से खांसी नहीं बंद हो रही, RBS चेक कराएंगे, शुगर या HIV का पेशेंट तो नहीं है, एसिड फास्ट बैसिलस भी करा सकते हैं, TB की ही जाँच है ये भी, स्पायरोमेट्री भी TB की जाँच में ही आता है। अगर पेशेंट का टेस्ट कराने पे, इन्वेस्टिगेशंस कराने पे इज़ोनोफिलिया आता है, उसके इज़ोनोफिल काउंट बढ़े हुए आते हैं तो हम उसको टैबलेट हेड्राज़न देंगे 1 TDS 21 डेज़ के लिए, साथ में हम वाइसोलोन देंगे, प्रेडनिसोलोन 1 BD 10 to 15 डेज़ के लिए, और इमीडिएट एक्सरे कराने को एडवाइस करेंगे अगर खांसी 15 दिन से ज़्यादा हो गया है, साथ में उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, चेस्ट में पेन हो रहा है, फीवर तेज़ आ रहा है, 102-103 से ऊपर आ रहा है, एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड है, वेट लॉस हो रहा है पेशेंट का इन स्पाइट ऑफ ईटिंग वेल, हेमोप्टिसिस है, खून बलगम में उसके ब्लड आ रहा है, और एंटीबायोटिक्स 1 हफ्ते तक हमने चला ली, उसके बाद भी कोई रिस्पांस नहीं है, इंजेक्टिवल्स चलाने के बाद भी, HIV हम उसका पॉजिटिव है, साथ साथ में कफ और फीवर भी है, तो हम उसको इंडिकेशंस है कि हम उसका इमीडिएट एक्सरे कराएंगे। दिस टॉपिक इज़ फिनिश्ड। अब हम दूसरा टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।